हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रबल आपके अपने परिवार एसएससी एग्जाम्स में एग्जामपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। पीछे वाली क्लास में मैंने बहुत बेहतर तरीके से जो भी हमारी क्षमता है, जितना भी आप लोग प्यार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि आपको गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, आपकी इल्तमिश के बारे में क्या क्या जानना था। रजिया सुल्तान के बारे में हमने चीज़ों को क्या किया था, स्टार्ट किया था, और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इन सारी बातों को बेहतर तरीके से समझा होगा, बेहतर तरीके से आपने इसको सीखा होगा। कहीं पे भी किसी को भी कोई समस्या हमको नहीं लगता है कि होनी चाहिए, और समस्या आपको कहीं पे भी किसी तरीके की कोई भी नहीं होगी। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि जब भी आप मेरी क्लास को लीजिए, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट था कि अपने साथ कलम और कॉपी के लिखिए, ठीक है ना। कलम और कॉपी को साथ में लेके बैठिए, जो जो भी पॉइंट मैं बोलता हूं उन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखा कीजिए। और इतना प्यारा ये टॉपिक है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि जो भी बच्चा अपने क्लास में शानदार तरीके से अगर मेरी बातों को एकदम ध्यान लगा के कंसंट्रेशन के साथ सुनता रहेगा, तब भी उसको पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन तब भी मैंने आपको एक और ऑप्शन दिया है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है, आपको लगता है कि नहीं भैया ये पॉइंट डाउटफुल है, ये चीजें हमको समझ में नहीं आई, तो सभी लोग क्या कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स होता है, वो इसीलिए आपका होता है कि आपके फीडबैक को हम लोग समझें, आपके फीडबैक को हम जाने कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को लिखिए। अगर आपको अच्छा लगा तब भी लिखिए, अगर आपको कहीं पे चीज़ें समझ में नहीं आई तब भी आप हमको लिख के क्या करा कीजिए, बताया कीजिए। अब हम क्या करेंगे, आज हम शुरू करेंगे उसी में, हम गुलाम वंश के रजिया सुल्तान से आगे की बात कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमेशा इतना प्यार देते हैं। इतना प्यार दिया आपने, बस इस प्यार को हमेशा बनाए रखिएगा। और शानदार तरीके से जो भी बच्चे CHSL के लिए, CGL के लिए, IB के लिए, स्टेनो के लिए, MTS के लिए, GD के लिए, आपके दिल्ली पुलिस के लिए, MP पुलिस के लिए, UPSI के लिए, UP पुलिस के लिए, बिहार पुलिस, बिहार SI की तैयारी करते हैं, तो डेली रात को आप 10 बजे वाली क्लास को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। डेली रात को 10 बजे वाली क्लास SSC एग्जाम्स में एग्जामपुर में, जहां पे मंडे और ट्यूसडे को मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमी, और उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैं आपको पढ़ाता हूं हिस्ट्री, और सैटरडे को होता है आपका ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, आप लोग जानते हो। तो बिना लेट के हम आते हैं अपना टॉपिक क्या भी, तो टॉपिक आपका अपना क्या था, रजिया सुल्तान। टॉपिक क्या था, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के बारे में मैंने आपको क्या क्या बात बता दिया था। तो मैंने बहुत सारी बातें बताई थी कि भाई इल्तमिश की डेथ के बाद, इल्तमिश के मृत्यु के उपरांत क्या हुआ कि एक आपका वैकेंट प्लेस आपका हो गया कि किसको आपका बनाया जाए, शासक बनाया जाए। तो जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हुआ था, तो यहां पे क्या हुआ कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इल्तमिश के पुत्र थे, उसको क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया उसके दरबार के कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन उस शासक के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं था कि वो अपने साम्राज्य को आगे लेके जा सके। तब क्या हुआ, अब क्या किया जाए, अब मैटर यहां पे आगे ना कि अब क्या किया जाए। तो अब यहां पे था कि उसकी बेटी थी, नाम क्या था, रजिया सुल्तान। तो ठीक आप लोगों के दिमाग में वही बात होगा कि भाई उस समय के भी लोगों ने सोचा होगा कि क्या लड़की इस साम्राज्य को आगे लेके जा सकती है। दूसरी तरफ के जो लोग थे उनका यह मानना था कि अगर हम इसको यहाँ का शासिका बना देते हैं, अगर हम यहाँ की इसके रूलर बना देते हैं, अगर ये यहाँ की मतलब सुल्तान बन जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा काम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी बातों के लिए, सारे के सारे कामों के लिए ये हमारे ऊपर क्या रहेगी, डिपेंडेंट रहेगी। तो हम अपना स्वार्थ अच्छे से तरीके से निभा सकते हैं। लेकिन रजिया सुल्तान ने इन सारी बातों को उलट दिया। वो क्या करने लगी, खुद ब खुद सारी की सारी डिसीजन को लेने लगी, खुद ब खुद पुरुषों की तरह बिहेव करने लगी, युद्ध भूमि में जाने लगी, और उसने एक आपका पोस्ट क्रिएट किया, अमीर आखुर। ये क्या होती थी, तो जो अश्वा मतलब जो जहां पे घोड़े रखे जाते थे, उन सारी की सारी जगहों के सरदार मलिक याकूत को इसने नियुक्त किया। अब क्या किया गया कि मलिक याकूत के मतलब ऊपर ये आरोप लगाया गया कि कहीं ना कहीं इसका रजिया सुल्तान के साथ क्या है, प्रेम संबंध है। तो भाई रजिया सुल्तान अपना सही तरीके से काम कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से वो प्रभावशाली भूमिका अपनी निभा रही थी, जिस तरीके से डोमिनेंस अपनी दिखा रही थी अपने दरबार में, तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत सारे लोगों को दिमाग में खटक रहा था। वो सारे के सारे लोग ये सोच रहे थे कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो भाई अब सारे के सारे लोग क्या करेंगे, कॉन्स्पिरेसी करेंगे कि भाई इसको हटाओ, नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो अब क्या होता है, रजिया सुल्तान के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी होता है।
रजिया सुल्तान के अगेंस्ट में क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र होता है। तो आप बोलोगे कि भैया उस षड्यंत्र के बारे में एक एक करके सारी चीजों को बताओ। मैंने बोला कि ठीक है, नोट कीजिए। सबसे पहला बात तो मैंने क्या बोला कि सबसे ज्यादा क्षुब्ध कौन थे, तो जो चालीसा के जो सदस्य थे, यानी इल्तमिश के द्वारा जो चालीसा जो आपका ग्रुप एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें 40 तुर्क अमीर आपके होते थे, वो सारे के सारे लोग आपके रजिया सुल्तान से डिससेटिस्फाइड थे। क्या थे भाई, डिससेटिस्फाइड थे, यानी असंतुष्ट थे। क्या थे भाई, असंतुष्ट थे। क्या थे भाई, असंतुष्ट थे। इन बातों को समझिएगा, क्या थे, असंतुष्ट। तो भाई वो सारे के सारे लोग इस चक्कर में रहते थे कैसे रजिया सुल्तान को इस पद से हटा दिया जाए। उन लोगों ने अपना शुरू कर दिया काम करना। अब बताया जाता है कि इसमें शानदार तरीके से 1240 ईस्वी में कबीर खान अयाज ने विद्रोह किया, जिसे रजिया सुल्तान ने सफलतापूर्वक दबा दिया और उससे लाहौर का इक्ता छीनकर मुल्तान का, यानी कहने का मतलब कि अब ये कॉन्स्पिरेसी शुरू होने लगा। लेकिन रजिया सुल्तान भी इतना जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने बोला कि भाई अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक हमसे संघर्ष करेंगे, हम आपसे हार नहीं मानेंगे, हम आपको ये कभी भी फील नहीं कराएंगे कि हम इतने कमजोर हैं, ये कभी भी आपको हम फील नहीं कराएंगे। अब मामला क्या हो गया, मामला बढ़ गया। यानी रजिया सुल्तान भी इधर से रुकने वाली, पीछे हटने वाली नहीं थी, और ये लोग भी इस चक्कर में थे कि अगर रजिया सुल्तान को अभी हमने नहीं रोका, अगर इसको हमने अभी नहीं हटाया तो बाद में हमारे लिए और भारी समस्या हो जाएगी। इसको जल्दी से हटा के किसी ऐसे लोगों को यहाँ पे बैठाना चाहिए इस सीट पे कि जो हमारी कठपुतली के रूप में काम करे, जो हमारी पपेट के रूप में काम करे, जो इस बात को मतलब महसूस कराए कि हम जो कर रहे हैं वो कर रही है और हमारे पद के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि भैया अगर रजिया सुल्तान को पदच्युत किया गया, अगर इसको हटाया गया, अगर रजिया सुल्तान के रिमूवल की बात किया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसका था, तो तुर्कों का था। किसका था भाई, तुर्कों का था। तो रजिया सुल्तान को उसके पद से हटाने में सबसे ज्यादा भूमिका किसका था, तुर्क का था। अब बताया जाता है कि भटिंडा के गवर्नर मलिक अंतुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह करके, तो आप बोलोगे किसके, तो भाई कौन सा, तो आपने अल्तुनिया का नाम सुना होगा। किसने नाम सुना होगा भाई, अल्तुनिया का नाम सुना होगा। अब अल्तुनिया ने क्या कर दिया, रजिया सुल्तान के खिलाफ में विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, रजिया सुल्तान के खिलाफ में विद्रोह कर दिया। और बताया जाता है कि जब हम अल्तुनिया की बात करते हैं, ये जो अल्तुनिया आपका था, वो अल्तुनिया कहां का गवर्नर था, तो भटिंडा का गवर्नर था। ये था कहां का भाई, तो भटिंडा का गवर्नर था। और इस भटिंडा के गवर्नर के नेतृत्व में रजिया सुल्तान के खिलाफ में आपका विरोध किया गया और आखिरकार क्या किया गया, रजिया सुल्तान को पदच्युत कर दिया गया। आखिरकार रजिया सुल्तान को उसके पद से रिमूव कर दिया गया, उसके पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब आप बोलोगे तो आप बोलोगे मामला खत्म हो गया। तो भाई अब रजिया, अब देखो अल्तुनिया ने काम किया था। अब बताया जाता है कि अल्तुनिया ने काम किया था, तो अल्तुनिया को जिन लोगों ने बोला था कि आप रजिया सुल्तान को पराजित कीजिए, रजिया सुल्तान को पराजित करने के बाद हम आपको यह पद देंगे, लेकिन इस विरोध के बाद इस अल्तुनिया को जो पोस्ट ये चाहता था वो पोस्ट इसको नहीं मिला, वो पोस्ट इसको नहीं मिला। तो अब इसके रिजल्ट के रूप में क्या हुआ, तो भाई अल्तुनिया ने बोला कि भाई हमको तो पोस्ट मिला नहीं, और रजिया सुल्तान भी चाहती थी कि भाई चलो मैं पराजित तो हो गई हूं, लेकिन किसी तरीके से इसके साथ समझौता करके हम फिर से अपने राज्य को क्या करते, एस्टैब्लिश करते हैं। तो भाई दोनों के दोनों ने, यानी रजिया सुल्तान ने, किसने भाई, रजिया सुल्तान ने और वेट्स अल्तुनिया, यानी कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए कि अल्तुनिया को वो पोस्ट मिल जाए और रजिया सुल्तान को फिर से अपना क्षेत्र मिल जाए, इन दोनों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में क्या कर लिया, शादी कर लिया। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या होता है कि बाद में अब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया ने दोनों ने अलग अलग खोखरों को, राजपूतों को, अलग अलग लोगों को मिला के अपनी सेना बनाई और इन लोगों ने किसके खिलाफ युद्ध किया भाई, दिल्ली पे आक्रमण किया। लेकिन दिल्ली पे आक्रमण करने के बाद भी इतनी इनकी संयुक्त सेना थी, तब भी इनको क्या मिल गया, हार मिल गया। और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन 13 अक्टूबर 1240 को, वो दिन कौन सा आ जाता आपका,
13 अक्टूबर 1240 को इन दोनों के दोनों व्यक्तियों को, नाम क्या है, रजिया, और उसका जो हस्बैंड था नाम क्या था, अल्तुनिया, इन दोनों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। इन दोनों को मर्डर कर दिया गया था। आप बोलोगे किसके द्वारा मारा गया, तो भाई कैथल में इनकी हत्या हो गई। कैथल जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, वहां पे डाकुओं ने घेर के इनको क्या कर दिया, मार दिया। हिंदू डाकुओं ने उनकी वो बात समझ में आ गया। तो ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई। तो मैंने क्या बोला कि रजिया सुल्तान के बारे में फिर से आप समझिए कि भाई रजिया सुल्तान जब शासिका बन गई, आपकी रूलर बन गई, तब लोगों की नजर में वो खटकने लगी। पहले लोगों को लगता था कि भाई ये तो हमारे लिए क्या बनेगी, कठपुतली शासिका के रूप में काम करेगी। लेकिन रजिया सुल्तान ने उलट काम करना शुरू कर दिया। रजिया सुल्तान ने क्या किया कि भाई हम तो मजबूत बनेंगे। उसने पुरुषों की तरीके की वेशभूषा धारण करनी शुरू कर दी, पुरुषों की तरीके से सारी बातों में शामिल होना उसने शुरू कर दिया, पुरुषों की तरीके से युद्धभूमि में जाना शुरू कर दिया, पुरुषों की तरीके की पोशाक पहनने लगी। तो बाद में जो चालीसा यानी जो इल्तमिश के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, 40 तुर्क सरदारों का जो समूह था, उसने रजिया सुल्तान के खिलाफ में कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया। तो अब हम बोले कि उस कॉन्स्पिरेसी के लिए एक नेतृत्व की जरूरत होती है ना, कि पता चले कि ये इस कॉन्स्पिरेसी के नेता हैं। तो उस कॉन्स्पिरेसी का नेता किसको बनाया गया, तो आंसर होगा अल्तुनिया को बनाया गया। किसको बनाया गया, अल्तुनिया को बनाया गया। अल्तुनिया उस समय क्या था, आपका भटिंडा का गवर्नर था। क्या था भाई, भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया। अल्तुनिया ने अपने नेतृत्व में रजिया के खिलाफ संघर्ष किया, रजिया के ऊपर आक्रमण किया, रजिया को पराजित कर दिया। अब रजिया को पराजित करने के पीछे एक मंशा थी, क्या थी, कि जिस पद को लेके मशवरा हुआ है, सलाह हुआ है, वो पद हमको मिलेगा। लेकिन जिस पद के लिए उसके लोगों ने उनको बोला था, वो पद उसको मिला नहीं, वो पोस्ट उसको नहीं मिला। तो बाद में क्या हुआ, रजिया सुल्तान भी क्या चाहती थी कि हमको अपना राज्य मिल जाए, और ये क्या चाहता था कि हमको वो पद मिल जाए, वो इज्जत मिल जाए। तो आखिरकार दोनों के दोनों, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया ने आपस में क्या कर लिया, शादी कर लिया। अब शादी करने के बाद इन दोनों ने अपनी साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उन्होंने दिल्ली के खिलाफ आक्रमण कर दिया। और उसी दिल्ली में शासक किसको बना दिया गया था, तो दिल्ली में शासक किसको बना दिया गया था, तो नाम था बहराम शाह को बना दिया गया था। किसको बना दिया गया था, बहराम शाह को शासक बना दिया था। लेकिन दिल्ली के जो आपके शासक और उसके जो साथी थे, उन्होंने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया और उसके जितने भी साथी फौज थी, उसको आखिरकार इन्होंने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। उसके बाद 13 अक्टूबर 1240 को हरियाणा के कैथल में हिंदू डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की आपकी क्या कर दी गई, डेथ कर दी गई। इस तरीके से रजिया सुल्तान का पूरा चैप्टर आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो अब आप बोलोगे किसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो रजिया सुल्तान के बाद शासक बना बहराम शाह। बहराम शाह के बाद जो आपके शासक बने वो सारे के सारे आपके क्या थे, कठपुतली शासक थे, पपेट थे। इसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे आपके कठपुतली शासक थे। यानी सीधे तौर पे आपको क्या समझना है कि जो भी व्यक्ति इनको शासक बनाता था, शासक वास्तव में वही रहता था, लेकिन कठपुतली के तौर पे इनको सामने रखता था। तो अब हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हमारा टॉपिक होगा बलबन। अब हमारा टॉपिक क्या होगा, बलबन होगा। तो अब हम बलबन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि भाई अब बलबन का क्या रोल रहा, किस तरीके से इसने गुलाम वंश का ये शासक बना, क्या क्या इसका कंट्रीब्यूशन था, क्या क्या प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इन सारे बातों की चर्चा हम यहां पे करेंगे। तो जब हम बलबन की बात करते हैं तो 1265 में आपका शासक बना। 1265 से 1287 तक ये शासक रहा। यानी इसका मतलब आप समझ गए ना कि 1240 से लेके 1264 तक केवल और केवल कठपुतली आपके शासक थे। यानी जिनका कोई उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं था, केवल और केवल वो नाम मात्र के आपके शासक थे, और वास्तविक शक्ति, वास्तविक पावर, रियल पावर इस बलबन के हाथों में था। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम आरंभिक जीवन की बात करते हैं कि सुल्तान बनने से पहले इसका जीवन कैसा था, तो इस तरीके से आपको समझिएगा कि इसको किसने खरीदा था, तो इल्ततमिश ने इसको खरीदा था। खरीदा था भाई इल्ततमिश ने। यानी किसका गुलाम था, तो आप नोट कर लीजिए, इल्ततमिश। यानी इल्ततमिश का ये गुलाम था। इल्ततमिश ने इसको खरीदा था भाई दिल्ली के बाजारों से, इल्ततमिश ने इसको खरीदा था। तो आप बोलेंगे ठीक है भैया, तो ये भी किसका गुलाम हो गया, इल्ततमिश का गुलाम हो गया। अब बताया जाता है कि अगर हम लोग बात करें कि इसके नाम की, अगर पूर्व नाम की बात करें तो इसके पूर्व नाम यानी आरंभ रियल नेम की बात करें, असली नाम की बात करें तो इसका असली नाम क्या था बाबू, बहाउद्दीन।
क्या नाम था इसका असली नाम? बहाउद्दीन। अगर इसके पूरे नाम की बात करें, जिस नाम के साथ वो शासक बना, तो उस नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता है इसको। किसके नाम से जाना जाता है? गयासुद्दीन बलबन के नाम से इसको जाना जाता है। यह भी बात आपको बेहतर तरीके से जाननी है, यह भी बात आपको बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। आ गया मामला समझ में? बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझिए। अब यहां पे देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि भाई ये क्या किया कि बहराम शाह जब शासक बना, बहराम शाह जब शासक बना, तो बहराम शाह इस बात को जानता था कि भाई हमारे अंदर तो कोई पावर है नहीं, तो बहराम शाह ने क्या कर दिया? इसको एक पद दिया। वो पद क्या था? अमीर ए आखुर का पद इसको प्रदान किया। क्या कर दिया भाई? अमीर ए आखुर का पद इसको प्रदान किया। अमीर ए आखुर का पद इसको प्रदान किया। और कहने का मतलब क्या है कि इसके इंपॉर्टेंस को बहराम शाह, यानी बहराम शाह को शासक कौन बनाया था? सीधे तौर पे इसने बनाया था। तो जब इसने बनाया था तो जो ये चाहता था देना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा ना। तो इसने क्या कर दिया? दे दिया। ये पूरी बात आपको समझने की जरूरत है। अब मामला क्या बन गया? तो बताया जाता है कि बहराम शाह, उसके बाद शासक कौन भी आपका? महमूद शाह। उसके बाद महमूद शाह के बाद जब शासक बना नासिरुद्दीन महमूद, कौन बन गया भाई? नासिरुद्दीन महमूद। उस समय से ये बहुत ज्यादा पावर में आ गया। तो आप बोलोगे कैसे पावर में आ गया? तो सबसे पहला काम इसने क्या किया कि जैसे इसने नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाया, अपनी बेटी से उसकी शादी करवा दिया। क्या कर दिया? नासिरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी से शादी करवा दिया 1248 में। 1248 में, यानी कहने का मतलब क्या है कि बलबन की पुत्री से शादी, बलबन की डॉटर से इसका क्या हो गया? शादी। इसने शादी करा दिया, डॉटर से शादी। और बेचारा ये नासिरुद्दीन महमूद को उससे किसी साम्राज्य से मतलब था भी नहीं, और ये खुश होके बलबन को एक इसने उपाधि दे दिया। उस टाइटल को क्या कहा जाता है? तो बलबन को जो टाइटल मिला, उस उपाधि को उलुग खान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उलुग खान के नाम से जाना जाता है। तो खुश होके इसने बलबन को क्या कर दिया? नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खान की टाइटल और नायब ए मामलिकात एक और टाइटल दे दिया। बोला कि एक और टाइटल लो ससुर जी, नायब ए मामलिकात। क्या बोला? नायब ए मामलिकात। ये उपाधि भी इसको दे दिया। तो ये दो प्रकार की उपाधि, एक उपाधि कौन थी? उलुग खान की, दूसरा कौन था? नायब ए मामलिकात। दोनों उपाधि किसके द्वारा? नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। किसको दिया गया? बलबन को दिया गया। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? को समझ में आ गई शानदार तरीके से? तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में, मोहम्मद के समय में आ गया आप लोगों को। तो यहां पे तो इस तरीके से पूरी की पूरी बात होगी। अब आप बोलोगे कि भैया अब क्या होगा? हमने बोला कि अब मामला शुरू है। यानी नासिरुद्दीन महमूद बेचारा बोला कि ससुर हमारा बड़ा चालाक है, इसको क्या करना पड़ेगा? चुपचाप इसको सुल्तान का पद दे दीजिए, चुपचाप इसको क्या कर दीजिए? शासक बना दीजिए। तो बोला गया कि भाई जैसे ही 1265 में ये मतलब इसकी मृत्यु हो गई, 1265 में जैसे ही इसकी डेथ हो गई, बोला कि भाई ये तो दामाद ही है ना, ये शासक है लेकिन काम तो हम ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कभी कभी क्या हो जाता है कि जो विधायक का पीए होता है, यानी विधायक के कामों के पीछे, सांसद के कामों के पीछे जिसका दिमाग होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि वो इस बात को अपनी ईगो पे ले लेता है, बोलता है कि नहीं यार अब हमको विधायक या सांसद बनना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक नाम सुना होगा प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर पहले क्या था कि खुद वो मतलब दूसरों के लिए स्ट्रेटजी बनाता था। 2014 में उसने बीजेपी को चुनाव जितवाया, उसने फिर 2016 के जो आपके बिहार में नीतीश और लालू की जो गठबंधन की सरकार बनी थी उसने जितवाया बीजेपी की लहर के उपरांत। फिर उसने आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को जितवाया, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताया। तो ये पीछे की राजनीति यानी पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स से करता था। बाद में कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि नहीं यार अब हमको खुद वो बनना पड़ेगा, तो वो आखिरकार क्या कर गया? पहले जदयू का डायरेक्ट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हमने इतिहास में आपको पढ़ाया था या पढ़ाऊंगा आगे कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में आए और कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो वो किसी प्रकार की प्राथमिक सदस्यता भी उनके पास नहीं थी, वो तो उनकी आपकी काबिलियत थी भाई। तो कहीं ना कहीं जेडीयू का जो उपाध्यक्ष बना उसके पहले जेडीयू के उसके पास कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया। नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 का पोजीशन, सालों से जो वहां पे कार्यकर्ता काम कर रहे थे वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। कोई बेचारा मुखिया बन के मर जाता है, कोई ऐसे करके बन जाता है।
तो उसके अंदर यह आ गया कि नहीं यार, अब हम खुद एक पावर लेना चाहते हैं, तो पीछे की रणनीति को छोड़ के आगे आ गया। तो ठीक उसी तरीके से नासिरुद्दीन महमूद शासक था, लोग तो यही बोलेगा ना, शासक तो यही था। अलग बात है कि सारे कामों को कौन कर रहा था, बलबन कर रहा था। तो बलबन के मन में होगा, नहीं भी होगा, तो ये बात ये जानता था कि चलो ये मेरा दामाद है, मेरी बेटी भी है, और सारा काम हम ही को संभालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1265 में इसका क्या हो गया, डेथ हो गया। डेथ होने के उपरांत, उसके दामाद के डेथ होने के उपरांत क्या हुआ कि बलबन के पास वो मौका आ गया, और बलबन, जिसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, वो गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली सल्तनत का क्या बन गया, शासक बन गया। दिल्ली सल्तनत का क्या बन गया, सुल्तान बन गया। नाम क्या था उसका, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। ये बात आप समझिए, ये बन गया शासक, यहां पे कोई भी डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ने, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि बलबन अब शासक बन गया। यानी हम बलबन को अब किसके रूप में पढ़ेंगे कि बलबन, अब हम वो नहीं पढ़ेंगे कि किसको किसको ये क्या कर रहा है, अब हम ये पढ़ेंगे बलबन के बारे में कि इसने सुल्तान के रूप में क्या क्या काम किए, कौन कौन सी बात इससे संबंधित आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन सारी बातों की चर्चा करूंगा, और लास्ट में पूरी बातों का रिवीजन कराऊंगा। मैंने आपको क्या बोला, तो उसने अपने आप को क्या बोला, जिले इलाह बोला। अपने आप को क्या बोला, जिले इलाह बोला, जिले इलाह। इसने बोला कि देखिए हम क्या है, अगर आप लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, हम है जिले इलाह। तो आप बोलोगे जिले इलाह क्या है भाई, तो जिले इलाह का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। जिले इलाह का मतलब क्या होता है, ईश्वर का प्रतिबिंब। तो इसने अपने आप को क्या बोला, ईश्वर का प्रतिबिंब बोला। किसने, बलबन ने बोला कि भाई हम ईश्वर के प्रतिबिंब हैं, आप हमारी बातों को मानिए, अगर नहीं मानते हैं तो गलती कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। और बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राजत्व के सिद्धांत को स्थापित किया। किसने, अब यहां पे एक और बात कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजत्व का जो सिद्धांत था, उस राजत्व का सिद्धांत शुरू करने वाला, राजत्व के सिद्धांत को शुरू करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। तो आप बोलोगे कि भैया पहले हो सकता था कि नहीं जानते थे या हमको पता नहीं था, लेकिन अब हम जानते हैं। तो कौन था भाई, तो राजत्व के सिद्धांत को शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला जो सुल्तान था, उसका नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। तो आप बोलोगे कि भैया राजत्व के सिद्धांत को लिया कहां से था भाई, राजत्व के सिद्धांत को इसने फारस से लिया था। कहां से भाई, ईरान। ईरान जानते हैं ना, वर्तमान में फारस, फारस में राजत्व के सिद्धांत को लिया था। और फिर आप बोलोगे कि भैया एक उस दो प्रथा भी तो इसने स्टार्ट करी थी। मैंने बोला कि सही बोला आपने। एक प्रथा को सिजदा के नाम से जाना जाता है और दूसरा को क्या बोला जाता है, पाबोस के नाम से जाना जाता है। तो आप बोलोगे दोनों के दोनों प्रथा क्या भी इसने खुद से इंप्लीमेंट कर दिया। हमने बोला कि नहीं, इसने खुद से इंप्लीमेंट नहीं किया, बल्कि दोनों की दोनों प्रथा भी आपकी कहां से लिया, इसने ईरान से लिया। ये दोनों की दोनों प्रथा मूलतः कहां की थी भाई, ईरानी थी। तो आप बोलोगे इन दोनों प्रथा के अंतर्गत क्या होता था, अरे भाई कुछ नहीं था, ये आप समझिए, ये कुछ भी नहीं था। तो आप बोलो क्या था, कुछ नहीं था तो क्या था। हमने बोला कि एक सैल्यूटेशन का प्रोसेस था। तो आप बोले सैल्यूटेशन क्या होता है, तो मतलब आपको नमस्ते करने की जो विधि होती है उसी को बोला जाता है। तो बोले भैया नमस्ते करने की विधि भी होती है। हमने बोला कि उस समय शासक के अंतर्गत होता था कि आपको इस तरीके से शासक को आपको रिस्पेक्ट देना है, आदर करना है। तो सिजदा का मतलब क्या होता है कि आप अपने सर को झुका के ऐसे नमस्ते कीजिए कि नमस्ते। और पाबोस का मतलब क्या होता है कि उसके प्रति आदर, उसके पैर को चूम के दिखाना है कि हम आपका आदर कर रहे हैं। तो कभी देखो, एक होता है ना आदर दिल से करना, एक होता है आदर डर से करना। एक होता है आदर दिल से करना और एक होता है आदर डर से करना। तो आप डर से आदर चाहे कितनी भी करवा लीजिए, उस आदर का कोई भी फायदा नहीं है। आपको आदर क्या करना पड़ेगा, दिल से करवाना पड़ेगा। जिस दिन से आपने अपना रिस्पेक्ट दिल से करवाना शुरू कर दिया ना, उस दिन से आप समझ जाओ कि कहीं पे भी कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। तो दुनिया में हमेशा ऐसा कोई काम करना चाहिए कि लोगों के अंदर डर नहीं, खौफ नहीं, उसके दिल के अंदर जगह बनाइए, उस दिल के अंदर आदर बनाइए कि लोग आपको याद करें कि हाँ यार, हम चाहे उसको कितना भी डिसलाइक कर दें, प्रबल सर की क्लास को कितना भी डिसलाइक कर दें, लेकिन यार वो हमारे दिल में है। जो बात बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बोलते हैं, उसमें उनकी भलाई नहीं है, उसमें हमारी भलाई है। इस तरीके से आपको काम करना है। तो इसने क्या किया, बोला कि भाई एक प्रथा उसने बोला सिजदा और पाबोस की प्रथा। सिजदा का मतलब क्या होता है कि आपको
सिर को झुका के नमस्ते करना है। पाबोस का मतलब होता है पैर को चूम के, और यह भी कहां से उसने लिया था, ईरानी प्रथा थी। तो राजत्व के सिद्धांत, जिसको लॉ और रक्त की नीति के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा सिजदा और पाबोस की भी प्रथा को आपको समझने की जरूरत है। फिर इसने क्या बोल दिया, बोला कि जितने भी हमारे दरबारी हैं, जितने भी हमारे दरबार में रहते हैं, उस सारे के सारे लोगों को, किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं पीना है। कोई भी दरबारी शराब नहीं पिएगा, यानी किसी भी दरबारी को शराब पीने के लिए उसने क्या कर दिया, निषिद्ध कर दिया। बोला कि आप शराब नहीं पी सकते हैं, आप वाइन नहीं ले सकते हैं। यह बात किसने करी, बलबन ने करी। यानी अपने दरबार के अंदर एक प्रकार से डिसिप्लिन अपने अंतर्गत उसने करने की शुरू करी। उसके बाद उसने क्या, नकीबे नुकाबा, नकीबे नुकाबा प्रथा इसने शुरू करा। आप लोग भी सुने भैया क्या क्या बता रहे, नकीबे नुकाबा। अभी नकीबे नुकाबा क्या होता है, तो अभी के टाइम में आप देखते हो कि जब आपके राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका चलता है, तो कैसे चलता है भाई, सायरन बजाते हुए चलता है। कैसे चलता है भाई, सायरन बजाते हुए चलता है। तो उसी तरीके से जब ये आता था तो सायरन बजाते हुए इसका वेलकम किया जाता था, ये पता चलता था कि वो आ रहा है। फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि नौरोज की प्रथा जो क्या थी, आपकी एक फारसी त्योहार थी, उस नौरोज फेस्टिवल को, उस नौरोज की प्रथा को शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बलबन को जाता है। तो नौरोज प्रथा की शुरुआत भी आपकी किसके द्वारा करा गया था, बलबन के द्वारा करा गया था। अब जो आपके पेपर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, एक किसने सैन्य विभाग बनाया था जो रक्षा से संबंधित था, डिफेंस से संबंधित था। उस सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता है, दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दीवान ए अर्ज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे संबंधित था, तो ये जो डिपार्टमेंट था वो आपके रक्षा से संबंधित था, आपके डिफेंस से रिलेटेड था। किससे संबंधित था, डिफेंस से रिलेटेड था। उसका नाम क्या था, आपका दीवान ए अर्ज उसका नाम था। क्या नाम था भाई, दीवान ए अर्ज, जो सैन्य विभाग था, जो रक्षा से संबंधित था। इन सारी बातों को भी बेहतर तरीके से आपको जानने की कोशिश करनी है। आ गया मामला समझ में। तो ये बात फिर से मैं एक बार अभी रिवीजन कराऊंगा, एक बार पूरी की पूरी बातों को नोट कर लीजिए आप लोग। अब यहां पे समझिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई सेना उसके मतलब आर्मी में काम कर रहा है, उसकी सेना में काम कर रहा है, लेकिन अब वो सेना के काम लायक नहीं रह गया, तो जब तक वो व्यक्ति सेना में काम करता था, जब तक वो व्यक्ति सेना में काम करता था, तब तक तो उसको क्या दिया जाता था, जागीर दिया जाता था। जब वो सेना में काम करने लायक नहीं रह गया तो उसको क्या बोला गया, उससे जागीर ले लिया गया और उसको क्या दिया गया, पेंशन दिया गया। ये सारे के सारे काम किसने किया, ये सारी की सारी बातों को करा अच्छे तरीके से। और बताया जाता है कि इसी के समय काल में मंगोल आक्रमण का भय बढ़ गया था। इसी के समय काल में मंगोल आक्रमण का भय बढ़ गया था, और उस मंगोल आक्रमण के भय के कारण इसने आर्मी की संख्या को बढ़ा लिया था। अपनी सेना के अंदर जो सैनिक थे उनकी सैनिकों की संख्या को क्या कर लिया था, बढ़ा लिया था। इस पूरे बात को आपको समझने की जरूरत है। तो मैंने क्या बोला कि बलबन को अगर हम सुल्तान के रूप में देखते हैं तो बलबन ने अपने आप को क्या बोला, जिले इलाह। जिले इलाह का मतलब क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि। दूसरा, इसने ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत, यानी इसकी प्रशासन किसके ऊपर डिपेंडेंट था, राजत्व के सिद्धांत के ऊपर डिपेंडेंट था। राजत्व के सिद्धांत को इसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, सिजदा और पाबोस दो प्रथा चलाई जो ईरान से लिया था। इसके दरबार में, यानी जो भी इसके दरबार में व्यक्ति थे उन सारे लोगों को शराब पीना क्या कर दिया, मनाही कर दिया। इसने नकीबे नुकाब यानी सायरन बजाते हुए आने की प्रथा की शुरुआत करी। नौरोज फेस्टिवल भी इसने शुरुआत करा। इसने एक सैन्य विभाग स्टेब्लिश किया जिसको दीवान अर्ज जो रक्षा से संबंधित था उसकी शुरुआत करी। और इसके समय काल में, इसके शासन काल में मंगोल के आक्रमणों का भय बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते उसने अपने आर्मी की संख्या बढ़ा लिया, अपने सैनिकों की संख्या को क्या कर लिया, उसने बढ़ा लिया। अब आप आएगा कि अगर हम लोग इसके सैन्य आक्रमण की बात कर लेते हैं, इसके अगर हम सैन्य अभियान की बात कर लेते हैं, तो इसके सैन्य अभियान को कैसे समझना, ये पूरी बात आपको समझने की कोशिश कीजिए। जब हम इसके सैन्य अभियान की बात करते हैं तो भाई इसका सैन्य अभियान किस प्रकार के साथ, पहली बात आप समझिए। तो बलबन के बारे में कहा जाता है कि ऐसा शासक था कि ना ही 1 इंच जीता ना ही 1 इंच हारा इसने।
इसके बारे में बताया जाता है कि बलबन ऐसा शासक था कि ना ही 1 इंच ये जीता, 1 इंच ना ये जीता, ना ही 1 इंच हारा। 1 इंच ये जीता भी नहीं। अगर कोई बोले कि भाई ज्यादा जीत गया, अगर कोई बोले कि ज्यादा हार गया, तो दोनों की दोनों बात आपके बलबन के बारे में था कि ना 1 इंच जीता, ना 1 इंच आपका हारा। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो बलबन काफी वृद्ध हो चुका था। तो बताया जाता है कि 1286 में शाहजादा मोहम्मद की मंगोल आक्रमण में, यानी जो इसका बेटा था शाहजादा मोहम्मद, 1286 में उसका डेथ हो गया था। यानी समझिएगा आप लोग कि मंगोल आक्रमण लगातार इसके समय में हुआ। तो 1286 में इसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? मोहम्मद, यानी शाहजादा मोहम्मद, उसका डेथ हो गया था और वो अपने बेटा को बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उसके बाद भी ये दुखी रहने लगा था और बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुका था। पहले भी इसके दामाद की डेथ हो चुकी थी और आखिरकार अगर इसकी मृत्यु की बात करें, अगर इसके डेथ की बात करें, तो 1287 में 1287 में आपकी इसकी डेथ हो गई। किसकी? बलबन की डेथ हो गई। इस बात को आपको समझने की, यानी मैंने आपको क्या बताया था कि एक और, जैसे आप लोग राजत्व के सिद्धांत की बात करें तो यहां पे नोट कर लीजिएगा कि आयरन ब्लड पॉलिसी, रक्त और लौह की नीति की भी इसने शुरुआत करी थी। रक्त और लौह की नीति की भी शुरुआत किसने करी थी भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? बलबन के बारे में। इस बात को पूरे अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना, शानदार तरीके से। अब देखिए, अब ये क्या पे मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जिससे बहुत सारे बच्चे आपके कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये राजत्व का सिद्धांत क्या है। तो राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत ये 2 बातों को बताना चाहता था। पहला ये बोलता था कि जो सुल्तान का जो पद होता है आपका, वो सुल्तान का पद आपका क्या होता है? ईश्वर के द्वारा दिया होता है। दूसरा उसने क्या बोला? पहले बात इसने क्या बोला कि जो सुल्तान का पद होता है वो क्या होता है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, यानी इस पद को कौन देता है? ईश्वर देता है। दूसरा इसने क्या बोला कि सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान को क्या होना आवश्यक है भाई? निरंकुश होना आवश्यक है। ये दोनों बात राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत इसके आते थे। पहली बात क्या आती थी कि इसने बोला कि ईश्वर, जो आपका सुल्तान का पद है वो किसके द्वारा प्रदत्त है? ईश्वर के द्वारा। दूसरा बात इसने क्या बोला अपने सिद्धांत के अंतर्गत कि सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक होता है, और इसी ने रक्त और लौह की नीति की भी शुरुआत करी थी। और इसके बारे में बताया जाता है कि ना ही वो 1 इंच हारा, ना ही वो 1 इंच आपका जीता। इस तरीके से बेहतर तरीके की आपको बात समझने की जरूरत है। जब हम बात इसकी डेथ तो हो गई। अब कभी कभी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके तुर्कान ए चहलगामी की बात करते हैं, जो आपका तुर्कान ए चहलगामी था, यानी जो चालीसा था, तुर्कान ए चहलगामी जो चालीसा आपका था, उस चालीसा को किसने विनाश किया था? उस चालीसा को किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो अगर हम डिस्ट्रॉय की बात करें, उसको बर्बाद करने की बात करें, तो श्रेय भी आपके बलबन को जाता है। ये पूरी बात आपको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर अगर पूछा जाता है कभी कभी ये बात कि इसके दरबार में कौन 2 महत्वपूर्ण आपके व्यक्ति रहते थे, तो अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों के दोनों आपके बलबन के दरबार में ही रहते थे। ये पूरी की पूरी कहानी आपके गुलाम वंश की है। अब है कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो पूछ दे, फिर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम जो शासक था उसका नाम क्या था? शम्मुद्दीन कैमूर्स। क्या नाम था उसका भाई? शम्मुद्दीन कैमूर्स उसका नाम था। अगर हम इसके अंतिम शासक की बात करें, इसके लास्ट रूलर की बात करें गुलाम वंश का, तो नाम क्या था? शम्मुद्दीन कैमूर्स नाम था। यह पूरी बात आपको बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, एक बार मैं आपको रिवाइज करके चीजों को बता देता हूं कि आज हमने क्या पढ़ाया। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? रजिया सुल्तान के बारे में, कि किस तरीके से जो आपके तुर्क अमीर थे उन्होंने कैसे रजिया सुल्तान के खिलाफ में षड्यंत्र किया, तुर्क लोगों ने षड्यंत्र किया और आखिरकार बटिंदा के गवर्नर अल्तुनिया ने रजिया को पराजित कर दिया। लेकिन अल्तुनिया ने जिस बात को लेकर रजिया सुल्तान को पराजित किया था, उसको एवज में जो पद आपके मिलने चाहिए थे, जो पोस्ट आपके मिलने चाहिए थे, वो पद उसको नहीं मिला। बाद में उसने रजिया सुल्तान के साथ गठजोड़ कर लिया और बताया जाता है कि दोनों ने मिलके किसके भाई खिलाफ? दिल्ली के खिलाफ आक्रमण करा, लेकिन उसमें कुछ भी हाथ नहीं मिला। बहराम शाह को शासक बना दिया गया था।
हरा दिया गया और बाद में 13 अक्टूबर 1240 को रजिया अल्तूनिया को कैथल में, हरियाणा के कैथल में जो हिंदू डाकू थे उनके द्वारा इनकी मर्डर कर दिया गया। अब मैंने बोला कि रजिया सुल्तान के बाद भी बहुत सारे महत्वपूर्ण आपके शासक थे। बहराम शाह था, उसके बाद मोहम्मद शाह था, लेकिन ये कठपुतली शासक थे। ये ऐसे नहीं थे कि अपने बलबूते कुछ कर सकते थे। बाद में क्या हुआ, बलबन का उदय, इल्तमिश का गुलाम था। ये बहराम शाह के समय काल में अमीर ए आखिर पोस्ट पे ये आसीन था। बताया जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद को इसने शासक बनाया। नासिरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी का इसने विवाह कराया और ये बलबन को टाइटल इस नासिरुद्दीन महमूद ने दिया उलुग खान और नायब ए मामलिकात। 1265 में जैसे ही आपकी इसकी डेथ होती है तो ये शासक बन गया, जिसका वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन, और गयासुद्दीन बलबन के नाम से क्या बन गया, शासक बन गया। जब हम बलबन के सुल्तान के रूप में बात करते हैं तो इसने अपने आप को जिले इलाह कहा, ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को कहा। इसने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया, जिसके अंतर्गत इसने लोगों को यह बात बताई कि जो सुल्तान का पद होता है वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। अगर आप ईश्वर को मानते हो तो सुल्तान को भी आपको मानना होगा। कितना चालाक व्यक्ति था। दूसरा उसने क्या बोला कि सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। इस बात की भी इसने चर्चा करी। रक्त और लौह की नीति को अपनाया। दो प्रथा भी इसने चलाई, एक को सिजदा के नाम से जाना जाता है, दूसरा पाबोस के नाम से जाना जाता है, जो ईरान से लिया गया था। अपने दरबार के अंदर इसने शराब को पीना निषिद्ध कर दिया। इसने एक सिस्टम, इसको क्या बोला जाता, नकीबे नुकाबा, यानी सायरन बजाते हुए एंट्री लेना। फिर नौरोज फेस्टिवल भी इसने इंट्रोड्यूस किया। सैन्य विभाग एस्टेब्लिश किया, जिसको दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता है, जो डिफेंस से आपके संबंधित था। अपने साम्राज्य को मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए इसने अपने सेना में सैनिकों की संख्या को बढ़ा लिया। जो भी सैनिक काम लायक नहीं होते थे उनको, मतलब जो रिटायर हो जाते थे, उनसे जागीर लेके उनको पेंशन दिया जाता था। फिर मैंने क्या बोला कि ऐसा मतलब शासक था जिसने ना 1 इंच जीता ना 1 इंच हारा। 1286 में इसका बेटा शाहजादा मोहम्मद की जब डेथ हो गई थी, इसको बड़ा आघात पहुंचा, बड़ा इसको दुख हुआ, दुखी रहने लगा और आखिरकार 1287 में बलबन की डेथ हो गई। और इसी बलबन को बताया जाता है कि इल्तमिश के द्वारा स्थापित तुर्काने चिहलगामी यानी चालीसा को क्या किया था, समाप्त किया था, डिस्ट्रॉय किया था। और इसके दरबार में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक का नाम था अमीर खुसरो, दूसरा का नाम था अमीर हसन। ये दोनों के दोनों आपके शामिल थे। और अंतिम शासक की बात करें तो नाम क्या था, शमसुद्दीन कैमूर था। तो ये पूरी बातें मैंने बताई आपको गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में इतना उम्मीद है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, अगर आपको सारी बातें आपको समझ में आई है, तो एक एक बच्चा इस सेशन को लाइक करके बताएगा। और हम लोग नेक्स्ट सेशन से, यानी जब भी हम शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे की चर्चा को देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करके बताना कि आपको भाई की क्लास कैसी लगती है। अगर कहीं पे कुछ कमी लगे तो ऑफलाइन कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो सारे साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, ऐसे मैंने कोई डाउट छोड़ा नहीं है, लेकिन तब भी डाउट हो तो ऑफलाइन कमेंट लिखना। सारे बच्चों का कमेंट मैं पढ़ता हूं। मेरे में कहीं कोई कमी हो, मेरे से कोई शिकायत हो, मेरे कंटेंट में कोई समस्या, व्याख्या में कोई समस्या, तो आप सीधे तौर पे हमको बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एसएससी एग्जाम्स में एग्जामपुर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।